तो हेलो बच्चों, मैं आ गया फिर आपके साथ डिस्कस करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। वेल, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ एक डेफिनेशन के बारे में। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप वो सारा डेफिनेशन याद कर लिए होंगे। अगर आप याद नहीं किए हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसको टेक्निकली समझने में। अगर आप बहुत अच्छे से डेफिनेशंस को अपने दिमाग में रखेंगे, उसको लाइटली नहीं लेंगे, तो टेक्निकली आप बहुत साउंड होते चलेंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप डेफिनेशन को ज़रूर दिमाग में रखें, और एटलीस्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए तो ये सारा डेफिनेशन अपने को दिमाग में रखना है, हमेशा रखना है। हमेशा कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़े। क्लियर है? तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग का डेफिनेशन। तो अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, इजंट इट, एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ। यस, the transactions and event should be in financial nature, isn't it? तो ये था अपना अकाउंटिंग का डेफिनेशन। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे में ही तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सारे के सारे चीज़ों को, तो इन टर्म्स ऑफ मनी। व्हाट? ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, है ना? क्लियर है? एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ, isn't it? तो these transactions and events should be of financial nature, financial characteristics। तो क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो उस नेचर का होना ही होना चाहिए। और हम लोग हर एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ मनी प्रेजेंट करेंगे, रुपए के रूप में लिखेंगे। दैट इज़ वाई हम लोगों का थिंग्स आर टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर? तो सेकेंड था डेफिनेशन हम लोगों का कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल? amount contributed by the owner in the business, may it be in cash or in kind, that is called capital। ठीक है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो दैट इज सिंपल कैपिटल। अगर पार्टनरशिप का बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल, और एक कंपनी का बात करें तो शेयर कैपिटल। पढ़ेंगे ये तीनों के तीनों चैप्टर्स को, तीनों के तीनों स्टेटस को हम लोगों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स। व्हेन the owner introduce money into the business, that is called capital. When he takes out money from the business, either maybe in cash or in kind, है ना, that is called drawings। okay? तो पैसा आया कैपिटल, पैसा जाएगा ड्राइंग्स। हम लोग पढ़ेंगे बाद में जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो why these two separate accounts are maintained, है ना, अभी नहीं बात करेंगे उसका। फिर आगे बढ़ते हैं। that is परचेजेस, है ना। परचेजेस क्या है? तो जिस तरह के गुड्स में हम लोग डील करते हैं उसको जब हम खरीदते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड परचेजेस। एंड वो सब चीज़ जो खरीद करके मैन्युफैक्चर करके फिर बेचते हैं दैट इज़ कॉल्ड परचेजेस। तो परचेजेस दो तरह का हुआ। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो खरीद करके बेचना इज परचेजेस। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बनाने के लिए जो चीज़ खरीदे that is also purchases। क्लियर है? तो purchases। then sales। सेल्स है सिर्फ उन्हीं सब गुड्स का सेल जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा है। दैट मीन्स जिस काम में हम इन्वॉल्व हैं, जिस काम में हम इन्वॉल्व हैं उन सब चीज़ को अगर हम बेचते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्स। उसके अलावा कोई भी चीज़ को बेचेंगे तो दैट इज़ नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेल्स। तो ये हुआ सेल्स। फिर है रेवेन्यू या इनकम, है ना। इन जनरल रेवेन्यू या इनकम इज़ नथिंग बट कमाई हम लोगों का जो हम लोग अर्न कर रहे हैं। तो सेल्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेवेन्यू। इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट केस फीस रेवेन्यू। इफ़ वी आर गिविंग आवर मनी और लेंडिंग मनी टू समवन एल्स, इन दैट केस इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम देम इज ऑल्सो रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज नथिंग बट इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, isn't it? तो किसी भी तरह का इनकम जो ऑर्गेनाइजेशन को हो, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है, द प्राइम एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रेवेन्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन हम लोग चलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस सिंपल तरीके से लाइक अमाउंट इनकर्ड विथ एन इंटेंशन टू
get some benefit, isn't it? That is called expense, and that benefit may be in any manner. Like if we are using internet, in that case we are making payment of our subscription. Otherwise we can say that we recharge our like internet connection. In that case that is what? Intentional, मन से करना है ना. तो हम अपनी इच्छा से अगर कोई भी एक्सपेंस कोई भी चीज़ इनकर करते हैं किसी न किसी इंटेंशन से कि भाई ये बेनिफिट मेरे को मिलेगा, तो उसको हम एक्सपेंस बोलेंगे, है ना. फिर है एसेट. एसेट पढ़ने के बाद फिर एक्सपेंस में आ जाएंगे एक बार. तो एसेट क्या है? वो इनकरेंस जिससे हमको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, है ना. वो इनकरेंस जिससे हमको बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, दैट इज एन एसेट, है ना. तो अगर वो कोई आइटम हो, मे बी टैंजिबल और इनटैंजिबल, है ना. वो आइटम जो कि टैंजिबल भी हो सकता है, जो इनटैंजिबल भी हो सकता है, जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलने वाला है, आने वाले समय में मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एन एसेट, है ना. तो एक्सपेंस और एसेट में क्या डिफरेंस हुआ? एक्सपेंस हुआ जिसका फायदा हमको मिल गया है. एक्सपेंस हुआ जिसका फ़ायदा हमको मिल गया है, या जिससे फ्यूचर में फ़ायदा नहीं मिलने वाला है. जिसका फ़ायदा या तो मिल गया है, फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सपेंस. और जिसका फ़ायदा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, दैट इज़ एन एसेट. समझ रहे हैं? यही एक बहुत थिन लाइन है एक्सपेंस और एसेट के बीच में. ऐसे हम लोग को लगता है जैसे एसेट हुआ कोई टैंजिबल चीज़ जो दिख रहा है, वो तो है ही एसेट, बट उसके अलावा भी वो सब का सब चीज़ जो कि आज हम इनकर कर चुके हैं, लेकिन जिसका फ़ायदा हमको फ्यूचर में मिलेगा, समझ रहे हैं, वो हमारे लिए एसेट हो गया. जिसका फ़ायदा फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है, वो हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा. इज़ दिस क्लियर? तो ये दोनों का दोनों इनकरेंस है. जिसका बेनिफिट हमको मिल गया, एक्सपेंस. जिसका बेनिफिट मिलने वाला है, एसेट. तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे. अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे. तो ये तो रिवीजन था हम लोगों के लास्ट क्लास का. आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एसेट को अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक हुआ करंट एसेट्स और एक हुआ नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. क्या है ये? व्हाट इज करंट एसेट, व्हाट इज नॉन करंट एसेट? इसको समझते हैं हम लोग, है ना. ये क्या है? तो आइए चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं. नाउ अगर हम बोले से एसेट है, कोई भी एसेट है, व्हाट इज़ एन एसेट? जिसका फ़ायदा मेरे को फ्यूचर में मिलेगा. इट मे बी टैंजिबल और इनटैंजिबल, है ना. तो इट टैंजिबल का एग्जांपल लिए थे, फर्नीचर है, मोटर कार है, बिल्डिंग है, लैंड है ना. ये सब टैंजिबल एसेट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. एंड इनटैंजिबल एसेट्स हो गया जिससे फ़ायदा हम लोगों को मिलता है, दैट इज़ पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, गुडविल, नो हाउ. ये सब हम लोगों के लिए इनटैंजिबल एसेट हुआ. एक्सक्यूज मी. खैर अभी टैंजिबल और इनटैंजिबल का बात नहीं कर रहे हैं. अभी हम लोग करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का बात कर रहे हैं. करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स क्या है ना. हम लोग इसका बात कर रहे हैं. तो व्हाट इज करंट एसेट? देखिए एसेट है जिसका फ़ायदा हमको मिलेगा, जिससे रिकवरी होगा, जो मेरे को मदद करेगा काम करने में, इज़न्ट इट? वो हो गया मेरा एसेट. तो हम अब इसको इस तरीके से बोलेंगे, जिसका बेनिफिट्स या जिसका रिकवरीज, जिसका रियलाइजेशन, है ना, जिसका बेनिफिट्स, रिकवरी या रियलाइजेशन. बेनिफिट्स मतलब हुआ हम यूज़ किए, उससे कुछ फ़ायदा मिला, है ना. जैसे अगर हम समझ लीजिए बात करते हैं कि हमने अपना कैमरा यूज़ किया, तो कैमरा यूज़ करके मेरे को फ़ायदा मिला, लेकिन कैमरा यूज़ करके फ़ायदा कितने समय तक मिलेगा? हो सकता है ये कैमरा मेरे को 5 years तक फ़ायदा करता रहे, इज़न्ट इट?
तो अगर ये कैमरा मेरे को 5 ईयर्स तक फ़ायदा करता रह रहा है तो ये लंबे समय तक फ़ायदा कर रहा है, मतलब बेनिफिट ऑफ दिस कैमरा विल बी डिराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। समझ रहे हैं? तो उस केस में ये कैमरा मेरे छोटे समय के लिए फ़ायदे का चीज़ नहीं है, छोटे समय में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट लंबे समय में मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो उस केस में अगर हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक से गुड्स खरीदा, है ना, परचेज किया, गुड्स परचेज किया मतलब बेचने के लिए खरीदा, है ना। गुड्स अगर हमने खरीदा बेचने के लिए, इन दैट केस क्या होगा? अगर हमने गुड्स खरीदा बेचने के लिए तो ये गुड्स क्या है? मेरे लिए परचेजेस है। क्या ये मेरा एसेट है? हाँ, मेरे लिए गुड्स एसेट है, क्योंकि हम खरीद करके लाए। आप मान लीजिए कि आप एक शॉप में गए, उस शॉप में से हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि हम लोग का इलेक्ट्रिकल आइटम्स का शॉप है, तो वहाँ पर पंखे पड़े हुए हैं। तो क्या ये पंखा जो है एसेट है उस आदमी के लिए? हाँ, एसेट है ना। जब तक बिकेगा नहीं तब तक तो एसेट है, इजंट इट? लेकिन उसका फ़ायदा कितने समय में हो जाएगा? हो सकता है वो पंखा आज बिक जाए, हो सकता है वो पंखा कल बिक जाए, हो सकता है पंखा 10 दिन में बिक जाए। मतलब उस पंखे से उसको कमाई या बेनिफिट कितने समय में मिल जाएगा? वो 6 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में मिल जाएगा, 10 दिन में मिल जाएगा। तो बहुत छोटे समय में उससे बेनिफिट मिल गया, उससे रियलाइजेशन बहुत छोटे समय में मिल गया। तो इन दैट केस अगर किसी एसेट से रियलाइजेशन बेनिफिट्स छोटे समय में मिल जाए, छोटा समय मतलब 12 मंथ्स के अंदर, कितना? 12 मंथ्स। तो अगर उसका बेनिफिट्स हमको 12 मंथ्स के अंदर मिल जाए तो इन दैट केस वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हम लोगों का करंट एसेट्स। वैसा एसेट्स जिससे बेनिफिट हमको क्या हो? छोटे समय में मिले, जिसका रियलाइजेशन जल्दी हो जाए, है ना, जिससे रिकवरी जल्दी हो जाए। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए एसेट है। कैसा? करंट एसेट। तो करंट एसेट्स मतलब क्या हुआ? जो कि रिकवरेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। व्हाट इज दिस? जो 12 महीने में, अभी शॉर्ट में समझिए इसको, जो 12 महीने में हम लोगों का पैसा जिसमें रिकवर हो जाए वो क्या है? करंट एसेट्स, है ना। और जिसका पैसा 12 महीना के बाद रिकवर हो, पैसा ही नहीं बेनिफिट भी, है ना। जैसे कोई फ़ैन है, फ़ैन क्या हम 5 दिन के लिए यूज़ करते हैं कि 5 दिन तक बेनिफिट मिलेगा फिर नहीं मिलेगा? नहीं, फ़ैन का बेनिफिट तो लंबे समय में है। तो इन दैट केस फ़ैन क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स। जिसका बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए मिले वो क्या होगा? नॉन करंट एसेट, है ना। तो जो हम क्या बोलेंगे? रिकवरीज कब हो? रिकवरेबल आफ्टर 12 months from the end of the accounting year. End of the accounting year. जो कि कितने समय के अंदर रिकवरेबल हो? 12 महीना के अंदर रिकवरेबल हो, है ना। तो उसको करंट एसेट्स बोलेंगे। जो 12 महीना के बाद रिकवरेबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, देखिए करंट एसेट्स को शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म, और नॉन करंट एसेट्स को लॉन्ग टर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म, है ना। तो एक हुआ शॉर्ट टर्म, एक हुआ लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म के अंदर मतलब 12 मंथ्स, है ना। तो 12 महीना के अंदर आ गया शॉर्ट टर्म। अब ये यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर बोल करके एक टर्म यूज़ किया हुआ है, ये क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, देखिए हम जब अकाउंटिंग करते हैं, जैसे इसको समझने के लिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपका एग्ज़ाम कब होता है? आपने क्लास
1 से लेकर के क्लास 10, 11, 12 तक का एग्ज़ाम ईयरली दिया है, ठीक है। मिड टर्म भी एग्ज़ाम होता है ना, हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल टर्म हो, ये सब एग्ज़ाम होता है। बट इन जनरल आप प्रमोट कौन से एग्ज़ाम के बाद होते हैं? आप प्रमोट तो फाइनल एग्ज़ाम के बाद होते हैं, आपको ध्यान होगा, है ना। तो वो टर्म कितने समय का होता है? वो जो आपका एकेडमिक शेड्यूल है वो 1 ईयर का होता है, इज़न्ट इट। वो आपका एकेडमिक ईयर जो है वो 1 ईयर का है। तो इन दैट केस यहाँ पर भी आपका जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 साल का होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल बस किए काम और बंद कर दिए, नहीं, काम तो करते रहेंगे। आपके घर के बगल में जो दुकान है, वो दुकान तो बचपन में जब आप छोटे थे तब भी वहाँ से जा कर के लेमन जूस खरीदते थे, याद है ना? हाँ, और कभी कभी तो फ्री में भी दे देते थे अंकल, गलत बोल रहे हैं? हाँ, मेरे को तो मिलता था भाई। खैर चलिए, तो जहाँ तक बात है, वो दुकान तो उस समय भी था जब हम लोग छोटे छोटे थे, आज बड़े हो गए तो भी वो दुकान है, इज़न्ट इट। तो बिजनेस तो वो कर ही रहे हैं, तो कंटिन्यूसली वो बिजनेस कर रहे हैं, इज़न्ट इट। वो उनका बिजनेस कंटिन्यूस हो रहा है। वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को छोटे छोटे ईयर्स, मतलब पीरियड में तोड़ेंगे, और वो पीरियड क्या होगा? 1 ईयर। सेम उसी तरीके से आपका एजुकेशन तो अभी भी चल रहा है और अभी और भी चलता रहेगा 4-5 साल, इज़न्ट इट। लेकिन अगर हम बात करें तो फर्स्ट जब आपने नर्सरी किया उसका एग्ज़ाम दे करके आप पास हुए तो 1 साल का था। फिर केजी किया, उसका एग्ज़ाम दे करके पास हुए 1 साल का। फिर उसके बाद क्लास 1 में गए, उसका एग्ज़ाम दे करके पास हुए 1 साल का। ऐसे करके हर एक, क्लास 9 भी 1 साल का, क्लास 10 भी 1 साल का, क्लास 11 भी 1 साल का, क्लास 12 भी 1 साल का। तो आपका जो था वो एकेडमिक ईयर था। हर साल आपका एग्ज़ाम होना है और उसके बाद फिर बंद होना है। नए बुक्स आएंगे, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, फिर नए बुक्स आएंगे। तो इस तरीके से चलता रहता है। सेम उसी तरीके से अकाउंट्स में भी है। अकाउंट्स का भी जो पीरियड होता है उसको हम लोग को छोटे छोटे, जो पूरा लॉन्ग टर्म है उसको छोटे छोटे पीरियड्स में हम लोग को डिवाइड करना होता है और उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। और क्योंकि वो पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है ना। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो पीरियड 1 साल का होता है, इसीलिए अकाउंटिंग ईयर। तो जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, मान लीजिए आपका अकाउंटिंग ईयर इन जनरल मार्च में खत्म होता है, ठीक है। आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है कब से? अगर हम अकाउंटिंग ईयर का बात करते हैं, अकाउंटिंग ईयर ये स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से 2019 से। तो 1 साल कब खत्म हो जाएगा? 1 साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2020 को। हो गया ना भाई? 12 मंथ्स का पीरियड एक कब ओवर हुआ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 10 हुआ, फरवरी, मार्च 12 हो गया। 12 मंथ्स खत्म हो रहा है हम लोगों का 31 मार्च 2020। तो ये एक पूरा ईयर हुआ, है ना। सेम उसी तरीके से हो सकता है आपका अकाउंटिंग ईयर कब हो? से 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट हो और ख़त्म हो जाए 31 दिसंबर 2019 में, है ना। 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो गया। ये भी क्या हुआ? ये भी तो 1 साल है ना। तो हो सकता है जैसे अभी लगभग आपका जो एकेडमिक ईयर चलता है, स्कूल में ईयर चलता है, वो लगभग अप्रैल से मार्च तक चलता है। मार्च तक आपके एग्ज़ाम ओवर हो जाते हैं, फिर अप्रैल में आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि अगले साल फिर मार्च में एग्ज़ाम होकर के ओवर हो जाता है। तो ये जो है 1 ईयर का स्पैन, है ना, वही अकाउंटिंग में भी होता है। हम लोग अकाउंटिंग में भी अपना जो बुक्स है वो हर साल चेंज करते हैं। जैसे आप अपने बुक्स को चेंज करते हैं पढ़ाई में, वैसे अकाउंट्स में भी हर साल बुक्स चेंज होता है। तो इन दैट केस हर साल को क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। वो अकाउंटिंग ईयर आपके मर्जी पर है, आपको जब भी मन करे तब से आप रख लो, है ना। जैसे अगर समझ लीजिए मेरे को मन कर रहा है कि जनवरी टू दिसंबर रखेंगे, तो इन दैट केस जनवरी टू दिसंबर, ये आपका अकाउंटिंग ईयर हो गया। इसको बोलेंगे कैलेंडर ईयर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? जो जनवरी से दिसंबर तक होगा जो ईयर, उसको बोलेंगे
कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो जो जनवरी से दिसंबर तक होगा उसको बोलेंगे कैलेंडर ईयर, और जो अप्रैल से मार्च तक होगा उसको बोलेंगे हम लोग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो अप्रैल से मार्च तक होगा उसको बोलेंगे हम क्या, फाइनेंशियल ईयर, और जो जनवरी से दिसंबर तक होगा उसको हम लोग बोलेंगे कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, समझ रहे हैं, ये दो तरह का ईयर हम लोग के पास में होता है। तो हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करें, क्या ये कंपलसरी है? हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करेंगे, क्या ये कंपलसरी है? नहीं, हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करेंगे ये कंपलसरी अकाउंटिंग के लिए इन जनरल नहीं है। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जनवरी टू दिसंबर होगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अप्रैल टू मार्च होगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जुलाई टू जून होगा, कुछ भी हो सकता है ना। बट ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म आपको याद रखना है। क्या क्या टर्म? दैट इज आपका एक तो कैलेंडर ईयर और एक कौन सा, अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर और अकाउंटिंग ईयर, ये दोनों टर्म आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यही दोनों टर्म इन जनरल यूज होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे करंट एसेट्स का, तो वो एसेट जो कि आपके अकाउंटिंग ईयर के एंड में से कितने समय तक के अंदर पैसा आपको मिल जाए, 12 महीना के अंदर आपको पैसा मिल जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए या रिकवरी हो जाए 12 महीना के अंदर, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? उस केस में उसको बोलेंगे हम लोग करंट एसेट्स। अगर उसका बेनिफिट, उसका रिकवरी हम लोग को 12 महीना के बाद मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। इन जनरल जो आपका फिक्स एसेट होता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स इन जनरल नॉन करंट होता है। जैसे हमने आज मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, आज अगर हमने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा तो वो शेयर्स हम मान लीजिए 5 साल के लिए खरीदे, तो इन्वेस्टमेंट्स है वो मेरे लिए, हमने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर हमने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो क्या है मेरे लिए? इन्वेस्टमेंट है, और वो इन्वेस्टमेंट 5 वर्षों के लिए है, तो इन दैट केस उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स, है ना। वही हमने कोई फर्नीचर खरीदा बैठने के लिए, है ना, यूज़ करने के लिए, तो कितने साल तक वो मेरे को बेनिफिट देगा? बहुत लंबे समय तक। तो इन दैट केस वो भी क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स, है ना। तो हम लोगों का इन जनरल ये सब क्या होता है? नॉन करंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन हो सकता है कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, तुरंत बेच दें, है ना, हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया तुरंत बेच दें उसको, तो उस केस में क्या होगा? वो करंट एसेट्स हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई हमको रट करके रहना है, बट इन जनरल टर्म यूज़ किया मैंने। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि एक क्या है आपके लिए? एक है आपके लिए करंट, और दूसरा क्या है? दूसरा है नॉन करंट। ठीक है, जैसे अगर 12 महीना के अंदर इन्वेस्टमेंट बेचने का सोचे हैं, 2, 4, 5, 6 महीना के अंदर सोचे हैं, तो वो वो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वही अगर 5 साल बाद बेचेंगे तो नॉन करंट हो जाएगा, 2 साल बाद बेचेंगे नॉन करंट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यही डिफरेंस है मेनली करंट और नॉन करंट में। तो क्या हुआ? वो एसेट जिसका रिकवरी या रियलाइजेशन, है ना, या बेनिफिट जिससे हमको 12 मंथ्स के अंदर मिल जाए फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। और जिसका बेनिफिट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के 12 मंथ्स बाद मिले, वो कहलाएगा नॉन करंट एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स। क्लियर है? तो ये था बेसिकली करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, पीरियड के हिसाब से हम लोगों का डिफरेंशिएशन इन करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए,
आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाएं हम लोग। करंट एसेट्स था, नॉन करंट एसेट्स था, चलिए उसको रीड भी करते हैं। कैश एंड अदर एसेट्स। कैश तो क्या है, कैश तो भाई आपका, कैश तो रियलाइज्ड ही है, ऑलरेडी रियलाइज्ड ही है, ठीक है। तो इसीलिए कैश आपका क्या होगा, कैश आपका हमेशा करंट एसेट्स होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कैश एंड अदर एसेट्स that are expected to be converted into cash or consumed in a production of goods or rendering of service in normal course of business। तो कैश आपका करंट एसेट्स है क्योंकि वो रियलाइज्ड ही है। दूसरा बोलता है अदर एसेट्स भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके लिए हमने टर्म यूज किया रियलाइज्ड, है ना, जो कि रियलाइजेबल हो। रियलाइजेबल मतलब हम उसके बदले कैश रिसीव कर ले। जैसे मेरा स्टॉक है ना, गुड्स जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको अगर हम बेच देते हैं तो जल्दी तो बेच देंगे, उसके बदले मेरे को कैश मिल जाएगा। तो दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जल्दी से जल्दी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। हम लोग जैसे एग्जाम्पल लिए थे लास्ट क्लास में दूध का, हम लोग मिठाई बना रहे थे लास्ट क्लास में, तो इन दैट केस हम लोग मिठाई के लिए दूध खरीद करके लाए। वो दूध हमारे लिए क्या है, हमारे लिए परचेजेस है। अगर वो दूध पड़ा है, अगर वो दूध मेरे पास पड़ा है, तो इन दैट केस उस दूध से मिठाई बना करके हम बेचेंगे। उस दूध का आज मान लीजिए प्रोसेसिंग किए तो उससे खोआ बना, है ना, खोआ बनते बनते मान लीजिए 1 दिन लग गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम उससे पेड़ा बनाए, पेड़ा बना करके विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेज हम उस पेड़ा को बेच दिए। तो मिल्क से पेड़ा बनने में टोटल 4, पेड़ा बन के बिकने में टोटल 4 दिन लगा। फिर से रिपीट करते हैं, हम दूध खरीद करके लाए, आज उसको बॉईल किए, उसको बहुत देर तक खौलाए, खौलाते खौलाते क्या हुआ, वो हम लोगों का खोआ बन गया। उसके बाद उस खोआ को अच्छे से रख दिए, फिर खोआ को प्रोसेस किए, प्रोसेस करके पेड़ा बनाए। अब ये जो पेड़ा बना हम लोगों का, वो पेड़ा कुछ आज बिक जाएगा, कुछ कल बिकेगा, कुछ परसों बिकेगा, ऐसे करके ओवर अ पीरियड ऑफ 3 डेज पूरा पेड़ा बिक गया। तो इन दैट केस दूध जो ले करके आए हैं वो भी मेरे लिए तो एसेट है, उससे पेड़ा बनाए वो भी एसेट है। जिस दिन पेड़ा बिक गया फिर वो क्या हो गया, सेल्स हो गया, इजंट इट। तो उस केस में जब तक वो हमारे पास पड़ा है तब तक हम उसको स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक मतलब क्या, अनसोल्ड गुड्स जो रहता है, अनकंज्यूम्ड गुड्स जो रहता है, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। वो गुड्स जो बेचने के लिए खरीदे हों या प्रोडक्शन करने के लिए खरीदे हों, अगर वो मेरे पास अनसोल्ड पड़ा हुआ रह जाता है या अनयूज्ड पड़ा हुआ रह जाता है तो उसको स्टॉक बोलते हैं। पढ़ेंगे इन्वेंट्री, स्टॉक, इसका भी एक चैप्टर है हम लोग के पास, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये सब चीज़ को देखते हैं। तो इन दैट केस अगर समझ लीजिए कि हम वो गुड्स, वो दूध लेकर के आए या खोआ है, तो वो 3-4 दिन में तो, या पेड़ा है वो तो 3-4 दिन में रिकवर होगा, इजंट इट। तो वही, तो 3-4 दिन में जब रिकवर हो गया तो वो क्या है मेरे लिए, वो करंट एसेट्स है, वो शॉर्ट टर्म एसेट्स है। बात समझ रहे हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है, देखो जिसको हम स्ट्रेट अवे कन्वर्ट कर देंगे कैश में, या फिर कंज्यूम करेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, है ना, फिर कैश में बदलेंगे, या फिर जिसको हम कंज्यूम करेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम इंक खरीदते हैं, हम इंक खरीदते हैं, इंक वाइट बोर्ड में जो लिखते हैं ना, वाइट बोर्ड में जो हम लोग लिखते हैं उसके लिए इंक खरीदना पड़ता है। तो इंक मेरे लिए क्या है, इंक में हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम जो आपको क्लासेस देंगे, उस क्लास को देने के लिए मेरे को इंक को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो इंक को हम यूज़ करेंगे क्लासेस को प्रोवाइड करने के लिए, इन दैट केस वो इंक क्या है, वो इंक सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूम होने वाला गुड्स है, इजंट इट। तो वो इंक भी कितने दिन तक चलेगा, एक इंक का मान लीजिए बॉटल लेकर के आए हम, 35 रुपीज़ में मिलता है। इन दैट केस वो 35 रुपीज़ का बॉटल 1 वीक चलता है। तो इन दैट केस विद इन अ वीक आई हैव कंज्यूम दैट
इंक इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इन रेंडरिंग सर्विसेज। इन दैट केस वो इंक भी क्या है, मेरे लिए एसेट है, लेकिन कितने दिनों के लिए, सिर्फ 5 दिनों के लिए, 5 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा, तो इन दैट केस वो भी मेरा करंट एसेट्स कहलाएगा। अगर इंक बचा हुआ है तो करंट एसेट्स। फिर से रिपीट करते हैं, एसेट और एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, जिसका फायदा मिल गया एक्सपेंस, जिसका फायदा मिलेगा एसेट। तो वो 5 दिन तक क्या है, इंक मेरे लिए एसेट है, जिस दिन कंज्यूम कर लिए एक्सपेंस हो गया। वैसे ही दूध लेकर के आए, खोआ बनाए, खोआ बनाकर पेड़ा बनाए, जब तक वो पेड़े तक है तब तक मेरा एसेट है, जिस दिन पेड़ा बिक गया मेरा एक्सपेंस। मतलब जिसका फायदा मिल गया एक्सपेंस, जो कि मेरे पास है, जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा एसेट। इज दिस क्लियर? तो अगर जिसका फायदा जल्दी मिलेगा, थोड़े समय में मिलेगा, करंट एसेट्स, जिसका फायदा लंबे समय में मिलेगा, नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए फिर से पढ़ रहे हैं हम आपके लिए। कैश और अदर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कैश तो है ही करंट एसेट्स, है ना, और दूसरा और भी एसेट्स जो कि कैश में कन्वर्ट होने का के लायक है। एक्सपेक्टेड वर्ड यहाँ पर यूज किया है ना, एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, करंट एसेट्स, है ना। नॉन करंट एसेट्स क्या हुआ, बट ऑब्वियस करंट एसेट्स को छोड़ करके बाकी अगर कोई एसेट है तो नॉन करंट एसेट्स। सिंपल सा मतलब 12 महीना से ज़्यादा में जो रियलाइज होगा वो नॉन करंट। तो एक्सेप्टेबल एक्चुअली जो ये पीरियड है वो 12 मंथ्स ही है ना। यहाँ एक वर्ड आया कैश, ठीक है। कैश का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। आप बोलेंगे सर क्या बताते हैं कैश, कैश तो दुनिया का हर आदमी जानता है, कम से कम इंडिया का हर आदमी जानता है, जिसमें गांधी जी हो वो कैश, है ना। जिधर बैठे बैठे गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं वो क्या है, कैश है। नहीं, वो कैश तो है ही, बट उसके अलावा अगर बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो अकाउंट्स में उसको भी कैश बोलते हैं। आप बोलेंगे तो आप तो झूठ बोल रहे हो, 12th में 11th में तो हम लोग को बताया गया था वो बैंक है। अरे ठीक है, लेकिन कैश और बैंक क्या है, एक ही है। बैंक में भी पड़ा हुआ पैसा क्या कहलाता है, कैश ही कहलाता है। ठीक है, आप यूज़ कर लीजिए बैंक टर्म, नॉट एन इशू। बट अगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो कैश चाहे आपके पॉकेट में पड़ा रहे चाहे वो बैंक में पड़ा रहे, दोनों के दोनों केस में कैश क्या है, चाहे अपने पास पड़ा रहे चाहे बैंक में पड़ा रहे, दोनों के दोनों के लिए कैश टर्म ही यूज़ होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ़ यू आर यूजिंग बैंक नॉट एन इशू, बट बैंक एंड कैश ये दोनों के दोनों के लिए टर्म क्या होता है, कैश ही यूज़ होता है। द कैश दैट इज़ देयर विथ यू, है ना, हार्ड कैश दैट इज़ अ कैश। स्टे इवन इफ यू हैव केप्ट सम अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट which is available on demand, whenever you will ask for that particular amount they are ready to give you, in that case that should also be treated as cash. आइए पढ़ते हैं। कैश comprises cash on hand and demand deposit with banks। समझ में आया? ठीक है, ये क्या है, कैश जो आपके पास हाथ में है, हाथ में मतलब हमेशा ऐसे मुट्ठी में बांध करके नहीं रखेंगे, पसीना में ख़त्म हो जाएगा भाई। या तो आपके हाथ में है, आपके पॉकेट में है, आपके ड्रॉअर में पड़ा हुआ है ना, ये सब का सब कैश, कैश इन हैंड ही कहलाता है। और उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, कौन सा डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, बैंक के पास जो पड़ा हुआ डिपॉजिट है जो आप जब भी मन करे मांग सकते हैं उससे, दैट शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कैश। समझ रहे हैं? तो कैश के लिए ये चीज़ यूज होगा। तो कैश एंड बैंक बैलेंस ये दोनों का दोनों कैश ही है। अकाउंट्स टर्मिनोलॉजी में दोनों का दोनों कैश ही है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन करंट एसेट्स ये तो देख लिया हम लोगों ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट्स, है ना। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, देखिए हम लोग इसको आजकल
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग ले चलते हैं, चलिए आगे अलग जगह पर डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोगों का जो एसेट है वो एसेट टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट, आप बोलेंगे कोई भी एसेट तो टैंजिबल और इनटैंजिबल हो सकता है, यस करेक्ट, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स में भी टैंजिबल और इनटैंजिबल हो सकता है। अभी हम बात करेंगे, अभी हम इस एसेट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम बोलेंगे इसको टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है, एक बोलेंगे टैंजिबल, एक होगा इनटैंजिबल। ओके, तो अगर हम बात करते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट्स का, इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स का, तो टैंजिबल फिक्स एसेट्स को बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, आजकल टैंजिबल फिक्स एसेट्स को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इनटैंजिबल फिक्स एसेट्स को इनटैंजिबल एसेट्स बोलते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स, है ना। इनटैंजिबल को इनटैंजिबल एसेट्स ही बोलते हैं, लेकिन टैंजिबल एसेट्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब हुआ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब सवाल ये उठता है, भाई फिक्स एसेट्स क्या है? कोई बताएगा मेरे को फिक्स एसेट्स क्या है? हाँ, कोई बताएगा फिक्स एसेट्स क्या है? वेल, आप तो बता दिए। फिक्स एसेट्स वैसा एसेट है जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए या तो अक्वायर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। इज दिस क्लियर? फिक्स एसेट्स वो एसेट है जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए या तो अक्वायर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग, ये सब कंस्ट्रक्ट होता है ना। खैर, तो फिक्स एसेट्स वैसा एसेट है जिसको हम क्या चीज़ के लिए किए? या तो बिजनेस में हम उसको या तो खरीदे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। वैसा एसेट जिसको हम खरीदे हैं बिजनेस में यूज करने के लिए, वो क्या है? फिक्स्ड एसेट है। वैसा एसेट जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए मैन्युफैक्चर किए हैं, और वैसा एसेट जिसको हम कंस्ट्रक्ट किए हैं बिजनेस में यूज करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये तीनों के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड जरूरी है ना। तो लंबे समय के लिए बिजनेस में यूज करने के लिए अगर किसी एसेट को हम खरीदते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज व्हाट? टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल फिक्स एसेट्स। इज दिस क्लियर? तो लंबे समय के लिए अगर हम किसी भी एसेट को, लंबे समय के लिए किसी भी एसेट को बिजनेस में यूज करने के लिए या तो खरीदे हैं या बनाए हैं या कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा हमारा टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। इज दिस क्लियर? उसको अब हम क्या नाम से बोलते हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर है? जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस डेफिनेशन को थोड़ा और बड़ा करेंगे हम, है ना। लेकिन पहले हम लोग इतना समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग खरीदा, 2 दिन यूज़ तो नहीं करेंगे, बिल्डिंग में ऑफिस खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे या फिर अपना गोडाउन बनाएंगे, शॉप बनाएंगे। क्या है ये मेरे लिए बिल्डिंग जो है वो क्या हो गया? एक लंबे समय में तक यूज़ करने वाला एसेट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? अपना टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? उसी तरीके से हमने फर्नीचर खरीदा, उसमें ऑफिस में या फिर अपने शॉप में शोकेस बनाया, है ना, बैठने के लिए चेयर टेबल रखा, तो ये सब क्या है? 2 दिन के लिए यूज़ होगा? नहीं, लंबे समय तक यूज़ होगा। और यूज़ करने के लिए खरीदे हैं, बेचने के लिए नहीं। तो ये क्या है? हम लोगों का
फिक्स्ड एसेट है, लेकिन किस कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि ये टेंजिबल है। उसी तरीके से बात करते हैं, अपने यहाँ मशीन है ना, मशीन है अपने यहाँ जिससे प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का। अपने यहाँ मशीन है से जनरेटर है जिससे बिजली बनता है और हम लोग ऑफिस में, फैक्ट्री में, शॉप में यूज़ करते हैं। तो इन दैट केस क्या है वो? इन दैट केस वो भी आपके लिए क्या है? दैट इज़ ऑल्सो आपके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना। तो वैसा सबका सब कुछ जो कि हम लोग अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए या तो खरीदे हैं या बनाए हैं या कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये मेरे लिए कहलाएगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अग्री? दिस इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें एक और चीज़ हम जोड़ेंगे, अगर मेरे पास कोई ऐसा बिल्डिंग है, अगर मेरे पास कोई ऐसा बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को हम खरीदे हैं या फिर जिस बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट किए हैं और लेट आउट कर दिए, किसी को किराए पर दे दिए, तो वो भी मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग है जिसमें हम अपना शॉप खोल करके रखें, दुकान खोल करके रखें, तो वो तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा ही। समझ रहे हैं बात को मेरा? लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई बिल्डिंग को हम खरीदे या बनाए हैं और किसी को किराए पर दे करके रखे हैं, तो वो बिल्डिंग भी मेरे लिए क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही होगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वो दोनों बिल्डिंग आ जाएगा, वो बिल्डिंग जो हम खरीद करके अपने ऑफिस के लिए रखें, वो बिल्डिंग जो खरीद करके हम किसी को किराए के लिए रखें, वो भी आ जाएगा। इज दिस क्लियर? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिर्फ टैंजिबल एसेट्स आएंगे जिसको लंबे समय के लिए हम अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीद करके, बना करके, कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं या फिर किसी को किराए पर देने के लिए रखते हैं। क्लियर है? ये होगा अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इन जनरल यू विल फाइंड दैट ये टर्म यूज़ होता है, ये टर्म यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इस टर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं आजकल। एक क्या हो गया? एक हो गया मेरा टैंजिबल जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएगा, और एक इनटैंजिबल एसेट है वो तो जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो मेरे काम का है, जिससे मेरे को कमाई होता है, दैट इज़ कॉल्ड इनटैंजिबल एसेट। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग इसका लिखते हैं। प्रॉपर्टी में हो गया बिल्डिंग, या फिर हम बोले लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। फिर हम बोले आपका प्लांट एंड मशीनरी। कोई मेरे को बताएगा डिफरेंस क्या है प्लांट में और मशीनरी में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड मशीनरी? सोच लिए? सोचो सोचो सोचो। देखो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मीनिंग है। इस मीनिंग को जब तक हम लोग अच्छे से नहीं समझ करके रखेंगे ना, तब तक फंसेंगे हम लोग। अरे नहीं फंसते सर, आराम से 12 तक तो पास होने को आ गए, अभी तक तो फंसे नहीं। अरे बाबा, 12 तक तो ढंग से अभी तक हम लोग बाजार को भी नहीं समझे हैं, इज़न्ट इट? अभी तक तो घर से क्लासरूम या स्कूल, फिर वापस घर से स्कूल वापस, इसके अलावा क्या करते थे? कुछ लोग थे घूमने फिरने भी भागते थे, बदमाशी भी करते थे, है ना, कुछ हैं, लेकिन फिर भी अपना एरिया बहुत छोटा था। अब ना सीख रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए टेक्निकली हम लोगों को थोड़ा साउंड बनना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। चलिए, सोच लिया होगा आपने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड मशीनरी? टेल मी, जल्दी से बोल दिया आपने। चलिए मैं बताता हूँ। मशीनरी इंडिविजुअल चीज़ है ना, लेकिन प्लांट एक पूरा सेट है। इफ आई से फैक्ट्री, क्या फैक्ट्री में एक मशीन लगा है? से फैक्ट्री ऑफ शुगर का फैक्ट्री है। सोचिए, चीनी बन रहा है उसमें, चीनी क्या हो रहा होगा बताइए तो? चीनी बन रहा है। सबसे पहले गन्ना आया होगा, गन्ना आया, क्रशर में क्रश हुआ, उसका जूस निकला, जूस में फिर वो वैसा मशीन में गया जहाँ उसको रिफाइन करते हैं, जूस को रिफाइन किया गया, रिफाइनरी में गया, है ना। तो गन्ना का एक मशीन आया जो कि क्रशर था, दूसरा था रिफाइनरी,
रिफाइनरी में उससे अलग हो गया, उसका जो बैड पार्टिकल्स था मोलासेस एंड ऑल वो अलग हो गया, और उसका जो अच्छा जो जूस था वो फ्रेश अलग हो गया। उसके बाद फिर हम लोग उसको प्रोसेसिंग वाले मशीन में भेजे जिसमें जूस प्रोसेस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल मिलाए और मिला करके क्या हुआ, उसको चीनी की तरह बना दिया। और चीनी बन करके फिर वो क्या हुआ, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा हो गया। उसको फिर छोटा छोटा क्रिस्टल्स में क्या किए, तोड़ दिए, और तोड़ करके साइजिंग करके क्या किए, मतलब वो साइज करके ही उसको निकाल लिया। मान लीजिए ऐसे ही सिंपल तरीके से, तो आप सोच करके देखिए, चीनी बनने में क्रशर लगा, क्रशर के बाद में फिर क्या हुआ, रिफाइनरी में गया, रिफाइनरी के बाद में क्या हुआ, फिर वो बॉयलर में गया होगा जहाँ वो उसका जो जूस है वो जूस गर्म हुआ, और उसमें कुछ केमिकल ये सब मिलाए, उसको ठंडा किए, उसका छोटा छोटा क्रिस्टल्स बनाए, तो बॉयलर मशीन, क्रिस्टल्स बनने वाला मशीन। उसके बाद में फिर वो लेयर से क्या हुआ, वो नीचे निकलता गया और मान लीजिए बैग्स में भरता गया, और उसको फिर वहाँ स्टिचिंग कर दिए, चीनी का बैग्स तैयार, है ना। क्या एक मशीन लगा? नहीं, क्रशर लगा। रिफाइनिंग में मान लीजिए उसका कोई ना कोई आपका वो वहाँ पर रिफाइनिंग का मशीन लगा। थर्ड हो गया बॉयलर, ये सब प्रोसेसिंग में लगा। फोर्थ हो गया फिनिशिंग में कुछ ना कुछ लगा। तो ये 4-5 सेट्स है मशीन का, ये पूरे के पूरे सेट को बोलेंगे प्लांट, है ना, इसको बोलेंगे प्लांट। और इंडिविजुअल जो था उसको बोलेंगे मशीनरी। समझ रहे हैं? तो इंडिविजुअल आइटम हुआ मशीनरी, और जब ग्रुप में आ गया और एक पूरे का पूरा सिस्टम बना दिया उसको बोलेंगे प्लांट। मेरे ख्याल से क्लियर है प्लांट क्या है और मशीनरी क्या है। तो प्लांट एंड मशीनरी, ये भी आपका एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है। फर्नीचर तो हो गया टेबल चेयर कुर्सी, फिक्सचर्स हो गया शोकेस है ना, कबर्ड्स बना हुआ है, शोकेस है, ये सब क्या होगा, फिक्सचर्स होगा। बात समझ रहे हैं? तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो ऐसे करके मोटर व्हीकल्स, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका टेंजिबल एसेट्स हो गया, जिसको आप क्या नाम देंगे, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हुआ, इनटेंजिबल एसेट्स पेटेंट, फिर क्या हुआ कॉपीराइट, लाइसेंस, है ना, गुडविल, ये बड़ा अच्छा नाम है, बहुत याद रहता है सबको, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा है। मेरे ख्याल से सब पता होगा आप लोगों को पेटेंट क्या होता है ना, पेटेंट पता है? बढ़िया है भाई, पता है तो चलिए एक बार हम भी बता देते हैं, मेरे को भी मन कर रहा है बताने का। आप ही लोग अकेले बताते हैं सर, हम भी बता दें। पेटेंट, तो व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट बेसिकली क्या है, एक एक्सक्लूसिव राइट है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास, एक एक्सक्लूसिव राइट है। राइट टू व्हाट? राइट टू इधर मैन्युफैक्चर एनी गुड्स और आर्टिकल, और राइट टू यूज दैट टेक्नोलॉजी और प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स और आर्टिकल। नहीं समझ में आया, सिंप्लीफाई कर देते हैं। वेल, जैसे अगर समझ लीजिए हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च किया और साइंटिफिक रिसर्च करके एक दवाई बनाया, वो दवाई कहीं पर नहीं था। मान लीजिए कोविड-19 का दवाई बना लिया, एक बीमारी है कोविड-19, बड़ा सिंपल सा बीमारी है ना, कुछ होता जाता नहीं है कोविड-19 से, ऐसे ही बीमारी, फिर भी लोग डरे हुए, है ना। चलिए मजाक कर रहे थे। खैर, कोविड-19 बोल करके एक बीमारी है, वो जो कोविड-19 बीमारी है उस बीमारी का दवाई बना लेते हैं। हम फालतू बैठे हुए थे, बैठे कुछ ना कुछ मन किया, इसको मिलाए उसको मिलाए, ऐसा किए वैसा किया, और वो दवाई बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब ये जो दवाई बन करके तैयार हो गया, देखे कि भाई पब्लिक में बहुत डिमांड है ना, अमेरिका मांग रहा है, यूरोप मांग रहा है, इंडिया में भी बहुत डिमांड है ये दवाई का। तो हम साइंटिस्ट हैं, हमने साइंटिफिक रिसर्च किया, रिसर्च करके एक मेडिसिन बनाया, है ना, ठीक है।
तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन का प्रोडक्शन क्या हम करेंगे? हम कौन है? हम साइंटिस्ट हैं। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर, है ना। तो हम एक साइंटिस्ट हैं, मेरा काम है साइंस को ले करके कुछ एक्सपेरिमेंट करना, सोचना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब काम है मेरा। तो क्या होता है, मान लीजिए कि एक कंपनी है, से कोई भी कंपनी का नाम लेते हैं, से कॉमन सा कंपनी का नाम ले लेते हैं, कोई कौन सा कंपनी बोले यार, कॉमन सा नाम है, नाम भी नहीं ध्यान आ रहा है। ग्लैक्सो बोले, ग्लैक्सो तो ये भी बनाता है। मान लीजिए सन फार्मा, चलिए सन फार्मा मेरे से कांटेक्ट करता है। सन फार्मा इंडिया का ही कंपनी, एक्चुअली हम वही कोशिश कर रहे थे कि इंडिया का कंपनी का नाम तुरंत आ जाए। खैर, सन फार्मा क्या करता है, मेरे से कांटेक्ट करता है और मेरे को बोलता है कि भाई हम आपका जो रिज़ल्ट है साइंटिफिक रिसर्च का, वो हमको आप दे दीजिए, कैसे दवाई बनाएंगे ये सब हमको समझा दीजिए, और वो दवाई बना करके हम बेचेंगे। तो हम बोलेंगे हम बेवकूफ़ है क्या यार, हमने इतना मेहनत करके दवाई बनाया और हम आपको ऐसे ही दे देंगे? हम पहले इसको पेटेंट कराएंगे। तो हम क्या किए, पेटेंट अथॉरिटीज़ के पास गए, ये एक सेपरेट अथॉरिटी है, उसके पास गए और जा करके अपने पहले प्रोडक्ट का, हमने जो बनाया कोविड-19 बीमारी का इलाज का दवाई, वो दवाई को जा करके हमने रजिस्टर करा लिया, है ना। अब क्या है, ये जो दवाई है ये सिर्फ हम बना सकते हैं, या मेरे बोलने पर कोई बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। तो इन दैट केस अब हमने दवाई को क्या किया, पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराया तो अब सन फार्मा मेरे पास आएगा और बोलेगा कि सर आप हमको दवाई बनाने के लिए दीजिए, ठीक है, आप मेरे को अपना जो रिजल्ट्स है, जो साइंटिफिक रिसर्च का रिजल्ट्स है वो दे दीजिए, दवाई कैसे बनता है ये बता दीजिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ, लेकिन हम पेटेंट करा चुके हैं, ये दवाई मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता है। तो बोला ठीक है सर, आप पेटेंट कराए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू गिव मी द राइट, यू गिव मी द पेटेंट राइट, एंड फॉर दैट आई विल गिव यू कंसिडरेशन। तो वो क्या करेगा, मेरे से पेटेंट खरीदेगा। इज दिस क्लियर? बिकॉज मेरे नाम से पेटेंट है। फिर से हम कहानी बोलते हैं, है ना। आप कुछ लोग हैं, आप लोग जो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, अगेन ध्यान दीजिए इधर। हमने क्या किया, हम एक साइंटिस्ट हैं, मान लीजिए विवेक कुमार शर्मा एक साइंटिस्ट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट है विवेक कुमार, वायरस नाम कर देते हैं, वायरस अच्छा लगता है, विवेक वायरस एक साइंटिस्ट है। वो क्या करता है, बहुत मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, कोविड-19 का दवाई बना लेता है। दवाई बना करके वो पेटेंट अथॉरिटी के पास जा करके उसको रजिस्टर करा लेता है, जिसके बाद पेटेंट अथॉरिटी बोलता है कि लो भाई विवेक वायरस, ये दवाई तुम्हारे ही नाम से अब तुम्हारा ही होगा, अब इसको और कोई नहीं बना सकता है। अगर कोई और बनाना चाहता है तो ये तुमसे परमिशन लेकर के बनाएगा। क्लियर है? तो अब हम, आई एम बेसिकली द पर्सन हु होल्ड्स पेटेंट, है ना। तो आई एम द पेटेंटर। तो हमने पेटेंट करा लिया वो दवाई। अब क्या हुआ, सन फार्मा बोल करके एक मेडिकल कंपनी है, वो आया मेरे पास और आकर के बोलता है कि सर ये पेटेंट आप हमको बेच दीजिए। पेटेंट मतलब ये राइट टू मैन्युफैक्चर क्या कीजिए, आप हमको बेच दीजिए। तो हम बोलते हैं ठीक है चलो 100 करोड़ रुपया में हम ये राइट टू मैन्युफैक्चर आपको बेच देते हैं। तो सन फार्मा जो पेटेंट हमसे खरीदेगा 100 करोड़ रुपया का, तो बताइए क्या सन फार्मा हैज़ परचेज दैट पेटेंट फ्रॉम मी? यस। तो सन फार्मा shall have now an intangible asset with him, है ना। सन फार्मा के पास अब क्या है, मेरा पेटेंट है। हमने जो पेटेंट बनाया था, हमने जो पेटेंट रजिस्टर कराया था, वो पेटेंट अब किसके पास है, सन फार्मा के पास है। नाउ सन फार्मा हैज़ राइट, व्हाट राइट, टू मैन्युफैक्चर। सन फार्मा हैज़ राइट टू मैन्युफैक्चर मेडिसिन्स रिलेटेड टू कोविड-19। तो वो जो 100 करोड़ रुपया मेरे को देगा, वो सन फार्मा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या बोल करके दिखाएगा, वो बोलेगा पेटेंट राइट या पेटेंट बोल करके दिखाएगा। क्लियर है? तो ये जो पेटेंट उसने खरीदा, मेरे से खरीदा,
तो अपने बुक में वो उसको एसेट बोल करके दिखाएगा। बताइए, सन फार्मा मेरे से राइट खरीद करके दवाइयाँ बना बना करके बेच रहा है, तो सन फार्मा को कोई फ़ायदा हो रहा है? हाँ, वो 1000 करोड़ का दवाई बना करके बेचा, मेरे से ख़रीदा था कितने में? 100 करोड़ में 1000 करोड़ का दवाई बना बना करके बेचा है। दवाई बनाने में मान लीजिए उसका कुछ कुछ एक्सपेंसेस हुआ होगा, तो वो तो लेकिन लंबे समय तक वो उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करेगा ना, वो एक दिन तक थोड़ी यूज़ करेगा। उस पेटेंट से दवाइयाँ बनाएगा वो, और साल दर साल बनाएगा दवाइयाँ, तो उसको उसके लिए लंबा समय तक बेनिफिट मिला, तो दैट इज़ एन एसेट। तो पेटेंट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो पेटेंट हो गया एसेट, समझ में आया मेरे ख्याल से पेटेंट। तो पेटेंट एक राइट है जो कि हमको किसी न किसी साइंटिस्ट से या जो भी इन्वेंटर था उससे खरीदना पड़ता है। गॉट इट? उसी तरीके से कॉपीराइट, ये क्या होता है? ऑथर, हम लोग बोलते हैं ना ऑथर, बुक्स लिखते हैं, जो बुक्स लिखते हैं उसको ऑथर बोलते हैं। मान लीजिए हम कवि हैं या हम कहानीकार हैं, हम बुक्स लिखते हैं, हम कहानी लिखते हैं, हम कविता लिखते हैं। सुनाएंगे कभी आप लोगों को भी, आइए कभी मेरे साथ बैठे, है ना, रूबरू होइए। खैर चलिए, अभी तो दूर हैं आप बहुत मेरे से, कोई बात नहीं। तो कहानी, कविता, क्लियर है? अगर कविता कहानी लिखते हैं, ये मेरा काम है, तो क्या अब कविता कहानी लिख करके हम बाज़ार में छाप छाप करके उसको बेचें? That is not my activity actually. Printing is not my work. My work is writing actually, thinking about things, है ना, thinking about the substance, thinking about the situation and writing something on those situations, those substances, isn't it? तो उस केस में मेरा काम है भैया सोचना, तो हम सोचेंगे, सोच करके लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे। लेकिन कहानी कविताओं से मेरा पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो क्या होगा? अब पब्लिशिंग हाउस आएगा मेरे पास, है ना, अब मेरे पास आएगा राज कॉमिक्स, डायमंड पॉकेट बुक्स, है ना, मजाक कर रहे हैं, कोई भी पब्लिशिंग हाउस आएगा मेरे पास और बोलेगा कि सर जो आपने लिखा है उस लिखे हुए चीज़ को हम अपने बुक्स में छाप करके उसको पूरे के पूरे इंडिया में बेचेंगे। ओके, तो इन दैट केस हम आपको उस लिखे हुए मटेरियल के बदले में से 10 लाख रुपया देते हैं। गॉट इट? तो वो जो 10 लाख रुपया मेरे को दिया, वो मेरे से क्या खरीदा? वो मेरे से वो कंटेंट खरीदा, जो हमने लिखा था वो खरीद लिया। जब वो खरीद लिया वो कंटेंट, जब वो कंटेंट वो खरीद लिया, इन दैट केस उसको क्या फ़ायदा हुआ? जो पब्लिशिंग हाउस है, जो भी किताब छाप करके बेच रहा है, उसको क्या फ़ायदा हुआ उससे? उसको उससे फ़ायदा होगा कि भाई वो उस पर्टिकुलर किताब को बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो उस कंटेंट को खरीदने के लिए उसको कितना रुपया मेरे को देना पड़ा? उसको मेरे को देना पड़ा 10 लाख रुपया। तो 10 लाख रुपया वो मेरे को जो दिया है, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? पब्लिशिंग हाउस के लिए कहलाएगा कॉपीराइट। और वो कॉपीराइट एक एसेट है पब्लिशिंग हाउस के पास, जिस कॉपीराइट को खरीद करके अब वो कॉपीज़ बना बना करके, बुक्स का कॉपीज़ बना बना करके बेच रहा है। तो दिस इज़ अ बेनिफिट, इजंट इट, डिराइव्ड बाय द पब्लिशिंग हाउस, इजंट इट, फ्रॉम द कॉपीराइट। तो उसने जो 10 लाख रुपया मेरे को दिया, वो उस पब्लिशिंग हाउस के लिए कॉपीराइट एक एसेट हो जाएगा। बट ये तो इंटेंजिबल है, तो इसीलिए ये इंटेंजिबल एसेट रहेगा। इज दिस क्लियर? तो वही है पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस वैसे ही है जैसे हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, है ना। गुडविल भी नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। गुडविल को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है पार्टनरशिप फर्म में हम लोगों को, इजंट इट। इसको अलग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मेरे को समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर दीज इंटेंजिबल एसेट्स। समझ रहे? तो कुछ एसेट टेंजिबल हो सकता है, कुछ एसेट इंटेंजिबल हो सकता है। ठीक है, पहले इन सबको एक साथ ही बोला जाता था फिक्स एसेट्स, बट अब क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलेंगे और इनटेंजिबल एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स ही हम लोग बोलेंगे। लेकिन अब हम लोग अलग अलग करके बोलेंगे। फिक्स एसेट्स नाम इन जनरल हम लोग का यूज़ अब नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो करंट एसेट्स हो गया, फिक्स एसेट्स भी हो गया और हमने इनटेंजिबल एसेट्स भी देखा। ठीक है, तो एसेट्स का कहानी अभी खत्म हुआ। व्हाट इज एन एसेट? कोई बताएगा? यस, जिससे फ़ायदा हमको लंबे समय में मिले, एसेट।
लंबे समय में नहीं, जिससे फ़ायदा हमको मिले आने वाले समय में, फ्यूचर में। लंबे समय में मिले फिक्स एसेट, छोटे समय में मिले करंट एसेट्स, करेक्ट। तो एसेट वो है जिससे फ़ायदा हमको आने वाले समय में मिले। फ़ायदा का मतलब ये नहीं होता है कि भाई कि कैश ही मिले, कैश मिले, बेनिफिट मिले, सर्विसेज मिले, कुछ भी तरह का फ़ायदा हमको मिले आने वाले समय में, ठीक है। तो दैट इज़ एन एसेट। क्लियर है? 12 महीना के अंदर मिले तो करंट एसेट्स, कब से? अकाउंटिंग ईयर के एंड से, 12 महीना के अंदर। 12 महीना के बाद मिले तो लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं हम लोग लाइबिलिटी का बात करते हैं। व्हाट इज लाइबिलिटी? ऐसे अगर हम बोले तो लाइबिलिटी इज नथिंग बट एन ऑब्लिगेशन, है ना। तो ऑब्लिगेशन के साथ साथ एक टर्म जोड़ना जरूरी है, दैट मीन्स दैट इज बेसिकली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब ऐसा चीज कि भाई जिसको सेटल करने के लिए मेरे पास से कुछ ना कुछ जाए, कुछ ना कुछ क्या हो, या तो पैसा जाए या फिर कोई ना कोई एसेट जाए, है ना। फिर वो क्या होगा? लाइबिलिटी। जैसे हमने क्या किया, आपसे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। हमने अगर आपसे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा तो इन दैट केस हमने आपको पैसा नहीं दिया, बोले भैया 1 महीना बाद हम आपको पैसे दे देंगे। तो अगर हम आपसे मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और ये बोलते हैं कि हम पैसे 1 महीना बाद दे देंगे, तो इन दैट केस आज मेरे लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी बन गया। ये कैसे लाइबिलिटी बन गया? कि भाई हमको 1 महीना के बाद आपको उसके लिए पैसे देने हैं। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ का मोबाइल फ़ोन था, तो 10,000 बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर मी बिकॉज आई एम रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट ऑफ रुपीज़ 10,000 टू यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month, isn't it? तो ड्यू टू दिस देयर विल बी अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम माई एंड, है ना, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month। इन दैट केस दैट बिकम्स अ लाइबिलिटी। समझ रहे हैं? तो लाइबिलिटी जैसे ये तो कैश का हुआ कि देयर विल बी an outflow of cash. It's not necessary the outflow is of should be of cash only. Say if I take an example of advance, हम जाते हैं एक दुकान में और उनको बोलते हैं भैया मेरे यहाँ शादी है इन द मंथ ऑफ जून, है ना। से एग्जाम्पल लेते हैं, अब ये लॉकडाउन में शादी होगा नहीं होगा पता नहीं, बट हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे यहाँ एक शादी है इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो आप मेरे को मिठाइयाँ बना करके दे दीजिएगा, ये लीजिए 25,000 रुपीज़। तो ये जो 25,000 रुपीज़ हमने दिया है उस पर्टिकुलर शॉप ओनर को, मिठाई वाले को, ये मिठाई वाले के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन है। हाँ, मिठाई वाला इज़ रिक्वायर्ड टू supply me mithais of rupees 25,000 within a period of 1 month. In that case, this should be treated as a liability in the hands of mithai wala. Why? There is not going to be an outflow of cash actually within a period of 1 month. Rather क्या होगा? Rather वो आदमी मेरे को मिठाई बना करके देगा, मिठाइयाँ जो बना करके देगा, तो क्या कैश का भी ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी है, इन काइंड ऑब्लिगेशन भी लाइबिलिटी है। तो वैसा सब का सब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसको सेटल करने के लिए मेरे पास से क्या जाए? मेरे पास से या तो कैश जाए या फिर कोई और एसेट जाए इन काइंड, तो इन दैट केस क्या होगा? वो लाइबिलिटी होगा। तो लाइबिलिटी इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। आइए पढ़ लेते हैं। द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड इज अ लाइबिलिटी। हम लोग पढ़े थे क्या लास्ट क्लास में? नहीं, छोड़िए कोई बात नहीं। तो लाइबिलिटी क्या है? ओनर्स फंड इज नॉट अ लाइबिलिटी, है ना। मालिक का पैसा इज कॉल्ड कैपिटल। मालिक का, ओनर का पैसा जो होता है वो कैपिटल कहलाता है। तो जिस तरीके से एसेट दो तरह का था, उसी तरीके से लाइबिलिटी भी 2 तरह का है, करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जैसे आपका एसेट 2 तरह का था, वैसे ही लाइबिलिटी भी 2 तरह का है, एक है करंट लाइबिलिटी, एक है नॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, करंट लाइबिलिटी मतलब 12 महीना के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब 12 महीना के बाद। कब से 12 महीना? कब से 12 महीना?
अकाउंटिंग ईयर के एंड से 12 महीना के बाद, अकाउंटिंग ईयर के एंड से 12 महीना के अंदर। इज दिस क्लियर? तो इन दैट केस आपका वैसा ऑब्लिगेशन जिसको सेटल करना हो, जिसको पे करना हो, या तो कैश में या इन काइंड में, कब? बैलेंस शीट डेट्स या बेटर से अकाउंटिंग ईयर के एंड के 12 महीना के अंदर, वो क्या कहलाएगा आपका? करंट लाइबिलिटी। वैसा लाइबिलिटी जिसको सेटल करना हो कब? जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है उसके 12 मंथ्स के बाद, क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सिंपल, वैसा ही एसेट के ही बेसिस पर है। तो वैसा लाइबिलिटी जिसको सेटल करने के लिए क्या हो? 12 महीना के अंदर जिसको सेटल करना हो करंट लाइबिलिटी, जिसको सेटल करना हो 12 महीना के बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कुछ एक डेफिनेशंस है हम लोगों का, उसको भी हम ख़त्म करेंगे और एक दो टर्म भी हम देखेंगे। तो जल्दी से मिलेंगे हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, चलिए आप भी आइए, भाग कर जाइए, दौड़ कर आइए। चलिए।